हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे। और डेली न्यूज एनालिसिस में द हिंदू के 2 आर्टिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो इसके लिए हम इन आर्टिकल्स के साथ एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके इन आर्टिकल से संबंधित भी हैं। एक प्रकार से आप क्वेश्चंस के माध्यम से आर्टिकल्स को समझ सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हमारा है इंडिया इज अ पाइवोटल इन द हेल्थ केयर जर्नी। तो इंडिया जो है हेल्थ केयर की जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण स्थान पे है, उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट चीता के 1 साल कंप्लीट होने पे एक आर्टिकल है, तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल जो है इंडिया इज अ पाइवोटल मूवमेंट इन इट हेल्थ केयर जर्नी। तो इसे जो लिखा हुआ है वो अपोलो के फाउंडर और चेयरमैन हैं सी रेड्डी, उन्होंने लिखा है। और इस आर्टिकल को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला आर्टिकल में जो भाग है वो एनसीडी फ्री इंडिया की बात करता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो इंडिया में एक बड़ी समस्या है। इसकी बात करता है कि आखिर इससे इंडिया कैसे इससे निजात पा सकता है। दूसरा, ये मेडिकल हब, इंडिया जो एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में डेवलप हो रहा है, उस मेडिकल टूरिज्म में एआई सोल्यूशन, एआई का क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है मेडिकल हेल्थ सेक्टर में, कैसे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकता है, वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में बात की गई है। लास्ट में भारत का एआई एक्सपेंडिचर कितना है, कितना बढ़ाना है 2025 तक, क्या टारगेट है, इसके विषय में भी चर्चा की गई है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने तो इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी में समझाएंगे। तो इनका क्या है कि ये कहते हैं कि भाई भारत जो है बहुत कई वर्षों से अपनी आवाज़ उठाता रहा है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का मुद्दा हो, चाहे न्यू मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित मुद्दा हो, चाहे स्पेस रेस हो। और इन्होंने ये भी अपने इसमें मेंशन किया है कि हाल ही में भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे चंद्रयान को स्थापित किया है, वहाँ रोवर भेजा है विक्रम को। फिर G20 की सफलता, G20 की अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, ग्लोबल इश्यूज को उठाया है, उन्हें रेखांकित किया है, उन्हें उनसे निपटने के उपाय भी, जैसे कि जीवे के बारे में हमने बात किया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। उसके अलावा यूरोप, सॉरी, भारत मध्य पूर्व और यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर की बात की थी। और साथ में मुक्त व्यापार के लिए बहुत सारे देशों के साथ समझौते कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे काम कर रहा है, एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो यही सब इस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, प्रश्न के हिसाब से पढ़िए, लास्ट में हम बताएंगे आखिर ये प्रश्न कहाँ तक आप इस आर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं। एक प्रभावी स्वास्थ्य मॉडल की पुनर्कल्पना और देश में एआई संचालित स्वास्थ्य समाधानों का उपयोग क्या गैर संचारी रोगों से निपटने में भारत में अग्रणी बना सकता है। गैर संचारी रोग वो रोग होते हैं जो छूने से नहीं फैलते हैं, जो एक दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने से नहीं फैलते हैं, उन्हें गैर संचारी रोग कहते हैं। जैसे कि कैंसर की हम बात करें, ठीक है, ऑर्थोपेडिक से कोई समस्या है, ऑर्थोपेडिक से संबंधित है, और भी जैसे HIV है, ये सब छूने से नहीं फैलता है। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, इनसे संबंधित इलाज में भारत कितना आगे बढ़ चुका है, एआई का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य देखभाल में भारत की स्थिति क्या है। विगत वर्षों से भारत लगातार विभिन्न मुद्दों की आवाज उठाता रहा है, चाहे हमने पहले बताया जलवायु परिवर्तन, विद्युतीकरण, नए युग का निर्माण, अंतरिक्ष की दौड़ में भारत आगे है, बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, चाहे 5G 6G हो, तो सभी में भारत आगे बढ़ रहा है। एआई की बात करें, एआई के क्षेत्र में अभी G20 समिट के दौरान एआई असिस्टेंट अपॉइंट किया था विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। फिर भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। फिर G20 की अध्यक्षता के दौरान बहुत सारे मुद्दों को विश्व के सामने, विश्व पटल पे लाया कि अहिंसा, ठीक है, जो गृह युद्ध की स्थिति है, तो
नौपनिवेशवाद की जो समस्या है, फिर जो एक प्रकार से चेकबुक डिप्लोमेसी का यूज किया जा रहा था, आतंकवाद, तो ऐसी समस्याओं को वैश्व के सामने लाया और उससे निपटने के उपाय भी भारत ने सुझाए हैं। फिर स्वास्थ्य देखभाल में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण कैसे हो जाती है, एक नए भारत को बढ़ते हुए देखना भारत के लिए सुखद होगा। ऐसा भारत जो महत्वाकांक्षी है, हमारी महत्वाकांक्षा है कि कैसे आखिर हम एक विकसित देश बने, कैसी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हों, कैसे हमारे यहाँ गरीबी को दूर किया जाए। तो एक प्रकार से महत्वाकांक्षी भारत है। भारत के अंदर वैश्विक नेता बनने की खूबियां हैं और एक विश्वास है। भारत जो प्राचीन सभ्यता विरासत द्वारा निर्देशित है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक फ्यूचर की हमने बात की। फिर युवाओं में ऊर्जा है, जुनून है। एक डेमोग्राफिक डिविडेंस की बात करें, भारत में सबसे यंग जनसंख्या है, उनके अंदर जुनून है, महत्वाकांक्षा है कुछ करने की, तो ये है। फिर वो ये भी कहते हैं आर्टिकल में कि विश्व में अगर भारत को कहा जाए विश्व मधुमेह की राजधानी कौन है, भारत है। लाखों लोग उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं, युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, अवसाद, अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, लेकिन भारत अपनी समस्याओं को भी कैसे दूर करेगा, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। फिर ये भी उन्होंने कहा है कि एनसीडी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, इसका बोझ 2030 तक लगभग $4 ट्रिलियन हो जाएगा। और इस ये आपके भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जनसंख्यिकी जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंस है, उसमें आय कर लगाया जाएगा, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा। और इसे रोकने के लिए हमें मिलकर कार्य करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अपोलो ने बताया कि शिशु मृत्यु दर में 4 गुना सुधार हुआ है हमारे आने के बाद, मातृ मृत्यु दर में 7 गुना सुधार हुआ है। भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा 55 साल हुआ करती थी, जो कि 30% बढ़ के 70 वर्ष हो गई है। वास्तव में आज भारत के पास विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजीज हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं। फिर जो जैसे अंग प्रत्यारोपण है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छी इक्विपमेंट हैं, कार्डियोलॉजी से संबंधित इक्विपमेंट हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब हो जाता है जो कैंसर से संबंधित रिसर्च होता है, कैंसर संबंधित जो मेडिसिन होती हैं उनको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, और उनको कैंसर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स कहा जाता है। और अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता ने देश की चिकित्सा मूल्य जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल है, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि जो मेडिकल टूरिज्म है उसको बहुत तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। चाहे भारत के पड़ोसी देश हों, अन्य देशों से भी लोग यहाँ पे दवाई करवाने के लिए आते हैं। फिर मेडिकल हब के रूप में एआई समाधानों की संभावना है। भारत में विशेष रूप से ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, रोबोट सर्जरी के क्षेत्र में एमबीटी केंद्र के रूप में उभरा है। एमबीटी वही भारत टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में उभरा है। फिर दूसरा क्या है, प्रोटीन बीम थेरेपी। प्रोटीन बीम थेरेपी ये वही है जिसका उपयोग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी में यूज होता है। तो इसके आने के बाद भी कैंसर उपचार के लिए दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। फिर विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है, विशेषज्ञता है, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है, लागत प्रभावी देखभाल है, मरीज इसलिए भारत आ रहे हैं क्या कि कॉस्टिंग कम है, अन्य देशों के कंपेयर में भारत में कॉस्टिंग कम है। फिर दवाइयाँ अगर बात की जाए तो जेनेरिक मेडिसिन भारत में इजीली मिल जाती हैं, ब्रांडेड दवाइयों का इशू कम है। अगर तो ये सब सुविधाएं यहाँ पे हैं। फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटनों का जॉइंट, बाउन जॉइंट जो भी है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सहित आर्थोपेडिक प्रक्रियाएं यहाँ पे हो सकती हैं। और ये जो तकनीकें हैं ये बहुत ही अच्छी उच्च तकनीकें हैं, कुशल सर्जरी है, सस्ती हैं, तो इसलिए लोगों को ये काफ़ी आकर्षित कर रही हैं। फिर आगे देखते हैं रोबोटिक्स सर्जरी के माध्यम से। देखिए रोबोटिक्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है भारत के अस्पतालों में। अगर जैसे सटीक ऑपरेशन करना है, तेजी से रिकवरी के लिए रोबोट की सहायता ली जाती है कि आखिर कौन सी चीज़ों को अपनाया जाए कि जिससे जल्दी से रिकवरी हो, फास्ट रिकवरी हो। फिर अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को
न्यूनतम इनवेसिव उच्च परिशुद्धता वाले सर्जिकल इक्विपमेंट के कारण प्रभावित बने। जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो मेड इन इंडिया के बाद बहुत सारे इक्विपमेंट जो है भारत में ही बन रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड के समय आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उससे जल्द से जल्द भारत में बनाया जाने लगा और उसे दूसरे देशों में दिया भी गया। एमबीटी रोजगार सृजन, देखिए मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के बाद रोजगार सृजन बढ़ता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो करेंसी है वो भारत आती है, इससे फॉरेन रिजर्व में वृद्धि होती है, तो इसके बहुत सारे अन्य लाभ भी हैं। फिर भागीदारी बुनियादी ढांचे में संयुक्त रूप से निवेश करके, ठीक है, इसमें क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि चिकित्सा के क्षेत्र में और भी रिसर्च कार्य हो सकें, चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च कार्य हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल मान्यता निकायों की स्थापना करके एमबीटी के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल में तेजी से बदलाव ला रहा है। इसके लिए देखिए वैज्ञानिक भारत में हैं, इंजीनियर भारत में हैं, ठीक है, इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं भारत में, एआई संचालित स्वास्थ्य सुविधाएं भारत में सफल रूप से काम कर रही हैं। तो इसलिए ये भारत में एआई के उपयोग की संभावनाएं ज़्यादा है और इसका उपयोग करके स्वास्थ्य में काफ़ी कार्य किया जा सकता है। एआई संचालित उपकरण चिकित्सा निदान में सटीकता, भाई स्पष्ट एक सटीक निदान संभव हो सकता है, एक्यूरेट रिजल्ट बता सकते हैं कि यह क्या होगा। दक्षता बढ़ जाएगी कि हाँ अब ज़्यादा काम कर सकते हैं। तीव्र उपचार निर्णय लिए जा सकते हैं कि भैया कोई भी निर्णय, डॉक्टर को एक कठिन निर्णय लेने में समय लगता है लेकिन एआई के माध्यम से निर्णय सरलता पूर्वक और जल्दी लिए जा सकते हैं, तो इससे रोगियों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। एआई भविष्यवाणी करने, स्वास्थ्य देखभाल डेटा को कलेक्ट करने, विश्लेषण करने, उपचार योजनाओं को अनुकूलित करने, तो एक प्रकार से दवा की खोज में क्रांति ला सकता है। तो एआई आने के बाद डेटा आप रख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि पिछली बीमारी में ये दवाइयाँ दी गई थी, नई बीमारी में ये दी गई थी, इनमें क्या प्रभाव है, क्या अंतर हुआ, भविष्यवाणी आगे कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, अवलोकन करना, तो ये सब एआई के फायदे हैं। फिर भारत में जो एनसीडीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, उनके लिए भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया हुआ है। फिर चिकित्सा मूल्य जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मॉडल जो है उसकी पुनर्कल्पना फिर से करना है, उसमें और सुधार, क्या कमियां हैं, कैसे वैश्विक लोगों को भारत तक लाया जा सकता है, ये संचालित देखभाल कैसे बढ़ाया जा सकता है, भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य का प्राथमिकता कैसे दी जाए, तो इन सब के विषय में इस आर्टिकल में चीज़ें मेंशन की गई थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध भारत का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ख्याल से लिख सकते हैं, स्वास्थ्य मॉडल की पुनर्कल्पना, कि भैया एक ऐसा स्वास्थ्य मॉडल, जब भारत में बीमारियों की बात करें तो अब बताया था कि शुगर की समस्या, ब्लड, फिर बीपी की समस्या, कैंसर की समस्या, तो ऐसे में जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो इनकी कमियां क्या हैं, आखिर ये डिसीज़ हो क्यों रही हैं, फिर लोगों को अवेयर करना कि आपको दिनचर्या में सुधार करना, हेल्थ के प्रति अवेयर रहना, ठीक है, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है, पॉल्यूशन के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए काम करना, ठीक है, जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को फेफड़े की समस्या हो रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए काम करने की आवश्यकता है। फिर एआई संचालित स्वास्थ्य समाधानों का उपयोग से आपको पता है कि फास्ट हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर एनसीडी से निपटने के लिए भारत अग्रणी बन सकता है। एनसीडी के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं हैं बता सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी में, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स में, अन्य बीमारियों जैसे जॉइंट ऑपरेशन हो गया, जॉइंट ट्रीटमेंट हो गया, तो इन सब में कहीं ना कहीं भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगला टॉपिक जो है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष पूरे होने के बाद प्रोजेक्ट चीता आने के बाद 1 साल हो गए हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। इस आर्टिकल के माध्यम से यही किया गया है कि आखिर प्रोजेक्ट चीता को इंट्रोड्यूस कब किया गया, प्रोजेक्ट चीता की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रोजेक्ट चीता
में आखिर चीतों की मृत्यु क्यों हो रही है, नए चीते लाए जाने चाहिए कि नहीं लाए जाने चाहिए, चीताओं के लिए क्या क्लाइमेट होना चाहिए, चीता जो हैं उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी के एक शोधकर्ता उन्होंने लिखा है, प्रोजेक्ट चीता 1 वर्ष पूरा। अब प्रश्न की बात करते हैं, 1 वर्ष बाद प्रोजेक्ट चीता परियोजना कितना सफल रहा, चीतों की मृत्यु के विभिन्न कारणों को रेखांकित करें, क्या इस परियोजना ने लुप्त प्रजातियों के लिए अन्य संरक्षण परियोजनाओं से सरकार का ध्यान भटका दिया है, इस पे चर्चा करना। भाई प्रोजेक्ट चीता आने के बाद पूरा फोकस प्रोजेक्ट चीता पे हो गया, तो ऐसे में जो अन्य परियोजनाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या फंडिंग की कमी से वो परियोजनाएं बंद होती नजर आ रही हैं या उनका संरक्षण कम हो रहा है। फिर उसके बाद चीतों की मृत्यु के क्या कारण हैं। वही अलग अलग कारण, कोई कहते हैं कि पहला चीता गुर्दे की बीमारी के कारण खत्म हो गया, कोई चीता कहता है हृदय की हार्ट अटैक हो गया, कोई चीता हॉट स्पॉट की या हॉट वेव की वजह से खत्म हो गए, फिर क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट का प्रभाव पड़ा। तो ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि जो बाहर से चीते लाए गए वो भारत में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और इनका ध्यान अन्य प्रोजेक्टों में कैसे प्रभावित कर रहा है, अन्य प्रोजेक्टों को जो प्रोजेक्ट चीता है कैसे प्रभावित कर रहा है। तो अफ्रीकी चीतों को भारत में क्यों लाया गया, पहले ये प्रश्न जानते हैं। लक्ष्य क्या था, भारत में चीता आबादी स्थापित करना, क्योंकि भारत में चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे और चीते के बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने जो खाद्य श्रृंखला है उसमें शीर्ष कार्यात्मक की भूमिका निभाता है, तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। फिर भारत के भीतर चीता की जगह जो है एक प्रकार से वैश्विक संरक्षण की जो हमारी प्रतिबद्धता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण वैश्विक संरक्षण में जो हम प्रतिबद्धता है तो उसको पूरा करने के लिए भी हम चीते का संरक्षण कर रहे हैं। फिर देखिए परियोजना का लक्ष्य जो है चीते को बाड़े बिना यानी बिना बाड़े के खुले क्षेत्र में रखना और स्वतंत्र आबादी के रूप में स्थापित करना, सक्षम बनाना, जिससे कि वन्य जीव गलियारों के द्वारा अन्य अभ्यारण्यों में इसे पहुंचाया जा सके। इसलिए पालमपुर कूनो अभ्यारण्य में स्टार्टिंग में इसे रखा गया है, स्टार्टिंग में इसे कंजर्व क्वारंटाइन करके रखा गया था, फिर छोटे बाड़े में, फिर से बड़े बाड़े में, फिर खुले बाड़े में इसे छोड़ा जाएगा। ये कार्य योजना है, लेकिन परियोजना की स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। अब तक 20 बैच का अफ्रीकी चीतों को आयात किया गया है। पहला जो जत्था था वो 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को लाया गया था, उसके बाद 12 चीतों को 18 फरवरी 2023 को लाया गया। ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे और ये साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। 2023 के अंत में मादा चीतों में से एक ने 4 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से 3 शावक खत्म हो चुके हैं, केवल एक ही बचा हुआ है। आगे हम उस पर और डिस्कस करेंगे। फिर देखिए परियोजना की स्थिति और भी जानने, देखिए क्वारंटाइन का जो समय होता है वो 30 दिन का रखा गया था, लेकिन दीर्घकालिक अवधि बढ़ा दी गई, 50 से 70 दिनों से अधिक तक क्वारंटाइन करके बाड़ों में रखा गया। फिर छोटे बाड़ों से बड़े बाड़ों में इन्हें छोड़ा गया, खुद को स्थानीय आवास और पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल बना सके। पहले छोटे बाड़े में क्वारंटाइन करके रखा गया, फिर उससे बड़े बाड़े में रखा गया कि जिससे ये देखा जा सके कि ये अपने आप को कितना अनुकूल बना पा रहे हैं। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत है कि जो अपने आप को अनुकूल बना पाता है वही वहाँ पे सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। बड़े बाड़ों में लगभग 1 से 2 महीने तक अभ्यस्त होने के बाद पहले पुरुष जोड़ों को रिहा किया गया, फिर 1 से 4 सप्ताह बाद महिला जोड़ों की रिहाई होनी थी। ये सब कार्य योजनाएं थी, लेकिन इनका क्रियान्वयन जो है सही तरीके से नहीं हो पाया, ऐसा ये लेखक कह रहे हैं। फिर चीतों को जंगल में स्वतंत्र रूप से छोड़ने में देरी हुई, क्योंकि पहले चीतों को बड़े बाड़ों में 100 दिनों तक से अधिक समय के बाद छोड़ा गया। अब तक 20 में से केवल 12 चीतों को छोड़ा गया है और कूनो नेशनल पार्क में कई बार इन्हें वापस लाया गया है, क्योंकि प्रबंधकों को लगता है कि बिल्लियां उन क्षेत्रों में जा रही हैं जो उनके अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि जो चीते जा रहे हैं ये ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, इसलिए बार बार उनको पकड़ के वापस लाया जाता है। तो लेखक इन सब समस्याओं को इंगित कर रहा है इस आर्टिकल के माध्यम से। फिर अफ्रीका में आए 6 चीतों की मौत हो चुकी है, 4 अभी भी कैद में हैं, 2 जंगल में हैं,
वयस्क चीतों में से 4 को अभी तक एक दिन के लिए भी स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं छोड़ा गया। इसके अतिरिक्त 4 शावकों में से 3 की मृत्यु हो चुकी है। एकमात्र शेष शावक हाथ से पाला जा रहा है क्योंकि उसकी मां ने अस्वीकार कर दिया है। तो ये सब चीज़ें, ये समस्याओं को इंगित कर रहे हैं आर्टिकल के माध्यम से। फिर जुलाई अगस्त में 3 चीतों की मौत के बाद से शेष 10 मुक्त चीतों को पकड़ लिया गया है और अवलोकन के लिए रेडियो कॉलर हटाने और उपचार के लिए बाड़ों में कैद कर दिए गए। तो देखिए क्या है कि एक बाहर घूमने वाली जो स्पीसीज है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली स्पीसीज है, और उसे आप बाड़ों में बार बार रख रहे हैं। ठीक है, आप उसके लिए अगर प्रॉपर क्लाइमेट नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है, प्रॉपर पर्यावरण नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही इस आर्टिकल के माध्यम से लेखक कहना चाह रहा है। इन चीतों को सुरक्षित रूप से पकड़ना, विशेषकर मादा चीतों को जिनका रेडियो कॉलर केवल रुक रुक कर काम कर रहा है, एक छोटी उपलब्धि नहीं है। फिर देखिए ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि भाई 14 वयस्क चीते जिंदा हैं, ठीक है, जीवित हैं, और जो कि कैद में है, और ये कहा जा रहा है कि रेडियो कॉलर की वजह से इनके अंदर इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं आगे मेंशन की गई हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि इन्हें अगले वर्ष ठंडी में, सर्दियां स्टार्ट होते ही रिहा कर दिया जाएगा, और इनके लिए 2 अभ्यारण्य और तैयार किए जा रहे हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और नौरादेही वन्यजन अभ्यारण्य को तैयार किया जा रहा है अतिरिक्त साइटों के रूप में, जिससे इन्हें और बड़ा एरिया विचरण के लिए मिल जाए। और गांधी सागर तो अभी तैयार हो जाएगा, लेकिन 2024 तक नौरादेही को तैयार किया जाने का रोड मैप है। फिर परियोजना अधिकारी अगले साल किसी भी समय अफ्रीका से और भी चीते मंगाने की कार्य योजना बना रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई 6 वयस्कों में से 3 शावकों की मौत के लिए रेडियो कॉलर को कारण बताते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि जो परजीवियों, ये जो चीते हैं वो भारत के परजीवियों के प्रति संवेदनशील हैं, और ये कॉलर जो है, जो रेडियो कॉलर है, इसमें उनके परजीवियों के पनपने के लिए अनुकूल सूक्ष्म वातावरण प्रदान होता है, इसलिए ये इनको बीमार कर देता है। तो ये कुछ कारण दिए जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक और कहा कि पहला चीता जो है गुर्दे की बीमारी से मरा। तो ये लेखक ये कहते हैं कि भैया अगर गुर्दे की बीमारी से ये चीता मरा, तो आपने बीमार चीता क्यों इंपोर्ट किया, इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि चीते के बाड़े के अंदर जो समागम कराया गया, मेट कराया गया, प्रयास किया गया, तो उसकी वजह से एक मादा चीते की मृत्यु हो गई। तो ये भी एक बड़ा कारण है। सवाल ये उठता है कि अगर उनका जन्म, फिर जो चीतों का जन्म हुआ, जो शावक चीते हैं, उनका जन्म मार्च 2023 में हुआ। इसका मतलब कि उनका जो समागम हुआ था, मेट हुआ था, वो यहीं भारत में हुआ था और बाड़े के अंदर ही हुआ था। तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई रिहाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनका मेट यहाँ पे संभव है। एक पुरुष की मृत्यु, एक चीता पुरुष की मृत्यु कार्डियो फुसफुसी माने हार्ट अटैक के कारण हो गई। फिर 3 मौतें मानसून के दौरान हुई, पिछले मानसून के दौरान। तो इस प्रकार की चीजें डिस्कस की जा रही है कि आखिर चीता की मौत क्यों हुई। प्रबंधन वर्तमान में पुनः इसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए प्रबंधन को कि इन मौतों को कैसे रोका जाए, आखिर समस्याएं क्या हैं। जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़े जाने वाली जो जाति है, जो चीता है, उसे बाड़े में नहीं रखना चाहिए, या रखा जा रहा है तो उसे बहुत दिनों तक नहीं रखा जाना चाहिए। फिर ये है क्या है, सरकार ने कभी सोचा था या प्रबंधन ने सोचा था कि ये मौतें हो सकती हैं। फिर देखिए इसमें और उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान 3 शावकों की मृत्यु हुई, 3 वयस्कों की मौत मानसून के दौरान हुई। तो क्लाइमेट जो है कहीं ना कहीं उनके सर्वाइव के लिए ये क्लाइमेट परफेक्ट नहीं दिखाई देता, ऐसा ये लेखक कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनसंख्या पर्यावरण व्यवहार्यता आकलन पॉपुलेशन हैबिटेबिलिटी असेसमेंट के अनुसार वयस्कों के लिए 15% और शावकों के लिए 50, 60, 70 की मृत्यु दर का उपयोग किया गया था, जो कि सही नहीं है, ऐसा इनका मानना है। फिर अब ये क्या कह रहे हैं कि अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर परियोजना का क्या प्रभाव पड़ता है। ये कहते हैं कि भैया हाई प्रोफाइल चीता परियोजना है, उसमें बहुत सारा फंड खर्च हो रहा है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई शेरों, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके संरक्षण परियोजनाओं में
वित्तीय संसाधनों से ध्यान भटकाया जा रहा है, उसमें कटिंग की जा रही है, तो ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट चीता को घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक स्थलों से बचाने के साधन के रूप में भी बुलाया गया। हालांकि कैद में जीवित रहने वाले चीतों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, पर्याप्त उपयुक्त आवासों की कमी, तो ये बता रहे हैं कि भाई जो घास के मैदान जो कि नाइजीरिया में थे, जो दक्षिण अफ्रीका में है, जो उनके लिए अनुकूल है, तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे है नहीं। फिर इंसेक्टाइड परजीवी जो हैं यहाँ, ऐसा आरोप मैंने प्रबंधन के द्वारा कहा जा रहा है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, अनुकूलता नहीं है, तो ये समस्याएं हैं। फिर सीखने, अब इसमें सीखना क्या है कि भैया आप जब तक ये जो चीते हैं ये जब तक यहाँ सरवाइव करना नहीं सीख जाते तब तक आप बाहर से कोई चीता मत मंगाइए। फिर उनके लिए 5000 वर्ग किलोमीटर का उच्च गुणवत्ता वाला आवास स्थापित कीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। वास्तविक रणनीति पिछली गलतियों से सीखने और चीतों को लाने में कमी करना। सफारी पार्क बनाने की समस्या का समाधान नहीं होता, इसके लिए अधिक चीतों को आयात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आवास आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए व्यवहार आबादी स्थापित करने के लिए केवल अधिक चीतों को आयात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के हमें पहले उनके लिए एक जगह, बढ़िया जगह बनाना और उनकी अनुकूलता को निर्धारित करना, पुरानी क्या समस्याएं थी उनसे सीखना। फिर उसके बाद अगर लगता है चीतों की कमी लगती तो फिर चीते इंपोर्ट किए जाएं, लेकिन पहले उनके सर्वाइव ने कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं, किस एरिया में उन्हें रखा जाए। जैसे 2 और अभ्यारण्य नौरादेही, उन्हें भी स्थापित किया जा रहा है। 1 वर्ष के बाद प्रोजेक्ट चीता परियोजना कितना सफल रहा? अब इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं कि 1 वर्ष के भीतर कितना सफल रहा। देखिए 20 में से 14 बचे हैं, 4 शावक में से 1 बचा हुआ है। फिर चीतों की मृत्यु विभिन्न कारणों को रेखांकित। मृत्यु के कारण भाई कोई गुर्दा खराब होने से, ऐसा प्रबंधन के द्वारा जो बताया रहा है, गुर्दा खराब होने से खत्म हो गए। फिर क्लाइमेट का प्रभाव पड़ रहा है, मेन आपको क्लाइमेट ही बताना है। फिर रेडियो कॉलर को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि ये एक माहौल देता है बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए, परजीवियों को बढ़ने के लिए। फिर हार्ट अटैक जैसी समस्याएं। फिर आप उन्हें ज़्यादातर बाड़े में रख रहे हैं। फिर जो उनका क्वारंटाइन पीरियड था, उस क्वारंटाइन पीरियड से ज़्यादा उन्हें बाड़े में रखा गया। तो ये सब से सीखने की आवश्यकता है कि आखिर समस्या कहाँ थी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों चीते सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। फिर इस परियोजना से लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया, एशियाई शेरों के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, जो कि भारत की मूल रूप से प्रजातियां हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है, इनके बजट में कमी की जा रही है। ये सब समस्याएं हैं, तो इन्हें लेने की, तो अब आप इसका उत्तर भी 200 से 250 शब्दों में आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपके लिए शायद ये दोनों आर्टिकल बहुत यूजफुल रहे। पहला आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। पहला आर्टिकल आपके हेल्थ जर्नी से संबंधित है, भैया कि भारत में हेल्थ सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। और दूसरा आर्टिकल आपके प्रोजेक्ट चीता से, जिसका 1 साल हो गया, 17 सितंबर के दिन ही इसे लाया गया था नामीबिया से। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।